हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 8 दिसंबर 2023 को जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था। 8 दिसंबर 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उस पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिलेटेड रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपकी पेपर 1 में सब्जेक्ट है, पेपर 1 का जो रिसर्च एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उस पेपर में आया था। 8 दिसंबर कब हुआ था? 8 दिसंबर हुआ था एग्ज़ाम 2023 को। तो जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया था, फॉर एग्जांपल योग वाले जो थे उनका भी पेपर उसी दिन हुआ था 8 दिसंबर 2023 को। तो जितने भी सब्जेक्ट शिफ्ट 2 में हुआ था उन सब का पेपर 1 में जितने भी रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे सबको आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। क्योंकि इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए दो चीज़ें हमें पता लग जाएगा। एक तो ये है कि क्वेश्चन एरिया कैसे बनते जा रहे हैं डे बाय डे क्वेश्चंस किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन की जो लेवल है वो एक लेवल अप होता जा रहा है हर बार। और इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि 2024 को जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं, 2024 को जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, उनका रिसर्च एप्टीट्यूड किस लेवल पे उनको पढ़ना है और किस लेवल पे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्या क्या आपके क्वेश्चन एरिया बन सकते हैं, ये सारे चीज़ें हमें पता लग जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देर के हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बने थे। उस क्वेश्चन का इन डिटेल एनालिसिस इसी वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठ के आ रहा है हमारे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट along with their respective p values are given, identify the two most significant correlation coefficient from the followings। अब देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक वैल्यू होती है। सबसे पहले तो दो चीज़ को यहाँ पे समझना पड़ेगा इस आंसर को करने से पहले। एक होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और दूसरा होता है कि पी वैल्यू। अब आपको पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये भी एक वैल्यू है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये भी एक वैल्यू है और पी वैल्यू जो है वो भी एक वैल्यू है। अब देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होती है वो किस तरह होती है, -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक वैल्यू होती है। इसके अंदर एक वैल्यू होगा जो हमें ये बताएगा कि जो जितने भी हमारे वेरिएबल्स है इस स्टडी में, इस टॉपिक में जितना भी वेरिएबल है उन वेरिएबल के बीच का रिश्ता कैसा है, क्या वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या तो फिर वो जीरो रिलेशन है कोरिलेशन, या फिर उनका नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, कि वेरिएबल के बीच का कनेक्शंस कैसे हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से वो डेवलप कर रही है रिलेशनशिप। ठीक है। और एक होती है पी वैल्यू, एक होती है पी वैल्यू। पी वैल्यू आपका होना चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है रिसर्च में तो आपका पी वैल्यू आना चाहिए लेस देन 0.05, यानी 0.05 का बिलो आना चाहिए वैल्यू। 0.05 से ज़्यादा आ जाएगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। यानी पी वैल्यू आपको बताता है कि ये जो आपका रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, जो डिफरेंसेस आप ढूंढ रहे थे वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आए हैं या नहीं। पी वैल्यू अगर 0.05 से नीचे आ रहा है मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंटली आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, यानी आपका जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है, यानी आपका जो रिसर्च टॉपिक था वो एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है। अब अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 0.05 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है, जबकि उसको रिजेक्ट होना था। ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये ढूंढना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग है इनमें टू मोस्ट सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन ढूंढना है हमें। तो क्या होगा, देखो पहले ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, पहले ऑप्शन के आर का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को आर से, छोटा आर से डिनोट करी जाती है। ठीक है। तो पहले आपको देखो आर आपके चारों में क्या क्या है, पहले आपको है 0.77, उसके बाद 0.61, उसके बाद 0.41, उसके बाद डी में आपका जो आर है वो है 0.37। अब पी वैल्यू को देखते हैं। पी वैल्यू पहले है 0.25,
क्या होना चाहिए था, 0.05 से नीचे होना चाहिए था, तब भी सिग्निफिकेंट है ना। 0.05 से नीचे होना चाहिए, 0.25 आ गया, ये आप रिजेक्ट कर दो। 0.01, हाँ जी 0.01 के 0.05 से नीचे है तो इसको एक्सेप्ट कर लो। अब आते हैं 0.59, 0.5 आ गया, 0.05 आना चाहिए था, 59 आ गया, मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ 0.3, सॉरी उसके नीचे क्या है 0.03, लास्ट में 0.03 यानी 0.05 से फिर से नीचे आया वैल्यू, मतलब ये भी एक्सेप्टेड। यानी आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी एंड डी, यानी ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस रिसर्च में। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस रिसर्च में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये हो गया आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन गया इसके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द पर्पस ऑफ थियोरी is to generate hypothesis. The purpose of theory is to generate hypothesis that can be tested and that will thereby allow explanation of laws to be assessed. The above statement refers to the principle of. अच्छा, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये किस तरीके की रिसर्च प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ये किस तरीके की रिसर्च प्रिंसिपल के बारे में आपको बता रहे हैं। तो किस तरीके की बता रहा है, पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविज्म, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा है इंडक्टिज्म, चौथा है डिडक्टिज्म। भाई सही तरीके से सोचो, हमने पढ़ा था इंडक्टिज्म और डिडक्टिज्म के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था। जो इंडक्टिव थियरी होती है, इंडक्टिव कंसेप्ट जो है, इंडक्टिव कंसेप्ट अगर हमें देखना है तो क्या है, पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो होती है पोस्ट पॉजिटिविज्म। जो डिडक्टिव होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिविस्ट थियोरी होती है, पॉजिटिविज्म थियोरी होती है। यानी पॉजिटिविस्ट का जो होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी का क्वालिटी होती है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी है। अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म आ रहा है मतलब क्या है कि इसमें क्वालिटेटिव स्टडी आती है, क्वालिटेटिव। तो आपको ये अब आप बताओ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी है या फिर क्वालिटेटिव। और सीधा सीधा आपको ये समझ आ जाएगा इस थ्योरी को पढ़ के कि कह रहे हैं कि पर्पस ऑफ थियोरी इज टू जनरेट हाइपोथेसिस। अब जिसमें हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद कर रहा है, तो ये किस तरीके की स्टडी डिजाइन का, ये किस तरीके की स्टडी टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है आपको। जी हाँ, ये क्वांटिटेटिव स्टडी कह रहा है, यानी पॉजिटिविज्म यानी डिडक्टिविज्म, यानी इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डिडक्टिविज्म स्टडी डिजाइन। डिडक्टिविज्म स्टडी डिजाइन। जिन लोगों ने क्लास किया है, क्लास के बाद ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये एक्सप्लेनेशन खुद से आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट पता नहीं कितने टाइम तक मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया, मैंने बहुत टाइम लगाया इस कंसेप्ट को पढ़ाते हुए। ये कंसेप्ट से जो क्वेश्चन बन रहा है ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। और याद रखना, ये पिछले ही बार करंट क्वेश्चंस है, ये सब करंट PYQs है, ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले आया था, 2 साल पहले आया था, लास्ट सर्कल में आया हुआ PYQ है। यानी दिस PYQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज। याद रखना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, जितने भी हम इस रिकॉर्डिंग में इस क्लास में हम कर रहे हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आंसर 4। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंडक्ट करना है, यानी अनोवा कंडक्ट करना है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, अनोवा होती है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या है, अनोवा। हम कहते हैं ना अनोवा करना है, अनोवा टेस्ट करना है। किस लिए करना है भाई, अगर आपकी वेरिएबल्स कई सारे हैं, वेरिएबल्स अगर हैं, आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल को अगर रिमूव करना है तो हम अनोवा यूज करते हैं। जब कोई टेक्निक्स काम नहीं आता, लास्ट में जाके हम क्या करते हैं कि अनोवा को यूज कर लो, आपका जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, आपका जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको कंडक्ट करना है, यानी अनोवा कंडक्ट करना है। तो कौन सा टेस्ट आपके लिए यूजफुल होगा, कौन सा टेस्ट यूजफुल होगा, इज इट F टेस्ट, इज इट T टेस्ट, इज इट चाई स्क्वायर, इज इट Z टेस्ट। देखो, इन हर एक टेस्ट के बारे में ना इन डिटेल कहना इस लेक्चर में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका इन डिटेल क्लासेस अलग अलग, ये खुद व खुद एक टॉपिक है, एक खुद व खुद एक बड़ा बड़ा टॉपिक है। जैसे F टेस्ट खुद एक टॉपिक है, T टेस्ट खुद एक टॉपिक है। इसको सीखना पड़ता है कि कैसे T टेस्ट का कैलकुलेशंस होता है, जो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सीखते हैं कि T टेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होते हैं, T टेस्ट करने के लिए हमें कितने कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, फिर इसका हैंड्स ऑन मेथड एक होता है
एक होता है कि इसको अब सॉफ्टवेयर में वैल्यू पुट करके सॉफ्टवेयर में डेटा ऐड करके आप कैसे सीखते हो। जैसे जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको दोनों तरीके सीखना होता है, हैंड्स ऑन मेथड भी आपको सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं सॉफ्टवेयर में डाल के कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा प्रैक्टिकल में, नहीं, आपको टिपिकली वो फॉर्मूला लगा के मैथ्स करके कैलकुलेशन करना भी सिखाया जाता है मास्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये चारों जो टेस्ट है, ये चारों टेस्ट किस लिए काम आती है, ये चारों टेस्ट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काम आती है। चारों टेस्ट ही हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए काम आते हैं, लेकिन इन चारों का कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होती है। इन चारों टेस्ट का भी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होती है। क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एफ टेस्ट है उसको हम क्यों करते हैं, एफ टेस्ट को करते हैं वेरिएंस जो है हमारे वेरिएंस को रिमूव करने के लिए, यानी अनोवा में सबसे ज्यादा जो वेरिएंस होती है उसको अगर रिमूव करना है, उसके बीच के कनेक्शंस अगर एस्टैब्लिश करना है, तो हम जो करते हैं वो है एफ टेस्ट। देखो, एफ टेस्ट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट यूज हाइपोथेसिस टेस्टिंग चेक वेदर वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस और टू सैंपल्स आर इक्वल और नॉट। वेरिएंस को चेक करने के लिए अगर जो करी जाती है वो होती है एफ टेस्ट, ठीक है। और टी टेस्ट क्या होती है, टी टेस्ट है कि दोनों ग्रुप के बीच का, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, आप जाके पोस्ट डेटा दोनों का चेक कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट डेटा चेक कर रहे हो, तो दोनों ग्रुप के बीच में आपको कंपेयर करना है, तब आपको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट करना होता है, तब टी टेस्ट होता है जब हम कंपेयर करते हैं डेटा को, ठीक है। जब हम दोनों ग्रुप के बीच में डेटा कंपेयर करते हैं तो तब हमें टी टेस्ट लगाना होता है। लेकिन जब वेरिएंस को रिमूव करने के लिए करते हैं, वेरिएंस को इक्वल करने के लिए करते हैं, तब एफ टेस्ट लगाना होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको तो वही पूछा था ना कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स टेस्ट जो है वो यूजफुल है फॉर कंडक्टिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा, यानी वेरिएंस को इक्वल करना है, वेरिएंस को रिमूव करना है, तो कौन सा टेस्ट हमने अभी अभी पढ़ा भाई, उसके लिए एफ टेस्ट चाहिए होता है। एफ टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस केस में, ठीक है। तो इसके साथ आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर 1 जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आंसर 1 जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके अलावा फिर से एक बार देख लो, जेड टेस्ट जो होती है वो किस लिए की जाती है। जेड टेस्ट बेसिकली जो आपका पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, अगर आपको इनमें कंपैरिजन करना है, इनका कंपेयर करना है, पॉपुलेशन मीन के साथ सैंपल मीन का अगर आपको कंपेयर करना है, तो उस केस में आप जेड टेस्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जी वैल्यू तब हमें चाहिए होते हैं, जी वैल्यू, जिसको जेड टेस्ट करके वो जेड का जो वैल्यू होती है वो निकाल के आती है, उसे हम जी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टी टेस्ट लगाया जाता है उस पर भी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें कंपेयर करना है प्री पोस्ट डेटा को, तब हम टी टेस्ट करेंगे, ठीक है। चाई स्क्वायर क्या होती है, चाई स्क्वायर टेस्ट भी वही होती है जो हम ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को कंपेयर करना चाहते हैं विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को कंपेयर करना है अगर है विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो हम तब चाई स्क्वायर टेस्ट को लगाते हैं, चाई स्क्वायर टेस्ट को करते हैं। लेकिन याद रखना ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड के अंदर ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में है या ऐसा एक कोई बाहर के टेस्टिंग में है, कोई अलग पॉलिसी है, कोई अलग रूल्स है, कुछ नहीं है। सबके अलग अलग मेथड्स जरूर है, लेकिन ये सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आते हैं। सबके अलग अलग मेथड जरूर है, लेकिन ये सब जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो आंसर है आंसर 1, यानी इसका जो आंसर है वो है आंसर 1 यानी एफ टेस्ट, ठीक है। आ गया। चलो अब कह रहा है द डिग्री टू विच द मेजर ऑफ कंसेप्ट ट्रूली रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट reflects to ecological fallacy, measurement validity, ecological validity, external validity। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है the degree to which the measure of a concept truly reflects that concept। यानी आप फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टडी कर रहे हो, आप उसमें स्ट्रेस मेजर करना चाहते हो, आप उसमें स्ट्रेस मेजर करना चाहते हो और आप यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मौका क्वेश्चनियर। मौका क्वेश्चनियर जो है वो स्ट्रेस को मेजर ही नहीं करते, वो मेंटल एबिलिटी के लिए है, कॉग्निटिव मेजरमेंट के लिए मौका क्वेश्चनियर यूज करी जाती है। अगर आपको स्ट्रेस मेजर करना है, फॉर एग्जांपल आपको परसिव्ड स्ट्रेस मेजर करना है, ठीक है, परसिव्ड स्ट्रेस, आपको कौन सा स्ट्रेस मेजर करना है, परसिव्ड स्ट्रेस, और आप क्वेश्चनियर यूज कर रहे हैं एकेडमिक स्ट्रेस स्केल एएससी का क्वेश्चनियर यूज कर रहे हो, एकेडमिक स्ट्रेस स्केल क्वेश्चनियर। वो स्ट्रेस जरूर मेजर करती है, लेकिन एकेडमिक स्ट्रेस को मेजर करता है, नॉट द परसिव्ड स्ट्रेस। अगर आपको परसिव्ड स्ट्रेस मेजर करने हैं तो आपको जो क्वेश्चनर यूज करना पड़ेगा वो है पीएसएस। पीएसएस का मतलब क्या होता है, परसिव्ड स्ट्रेस स्केल क्वेश्चनर, पीएसएस, परसिव्ड स्ट्रेस स्केल, ठीक है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जो आप मेजर करना चाहते हैं, जितने अमाउंट ऑफ आप मेजर करना चाहते हैं, जो आप मेजर करना चाहते हो, अगर वही आपके मेजर कर रहे हैं, वही चीजें आप एग्जैक्टली मेजर कर रहे हो, तो वो क्या है,
वो है आपका मेजरमेंट वैलिडिटी। वो मेजरमेंट वैलिडिटी है, मतलब जो मैं मेजर करना चाहता हूँ, मैंने जो क्वेश्चनियर, जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे स्टडी में, वो टूल्स, वो क्वेश्चनियर उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं मेजरमेंट वैलिडिटी। इसे क्या कहा जाता है? मेजरमेंट वैलिडिटी। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेगियरिज्म विच अमंग द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज वुड कंस्टिट्यूट लेवल 3 प्लेगियरिज्म। इनमें से कौन सा लेवल 3 प्लेगियरिज्म के साथ है, लेवल 3 प्लेगियरिज्म के अंडर आते हैं? देखो, प्लेगियरिज्म का जो अलाउड जो है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, चारों को पढ़ लो एक बार, क्योंकि इस बार लेवल 2 पूछा है, लेवल 3 पूछा है, अगले बार हो सकता है आपको कुछ और पूछ ले। ठीक है, तो देख लो, लेवल 0 जो होता है वहां पर 10% तक अलाउड होते हैं प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है? आप किसी से कुछ ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ठीक है, आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हो, और यहाँ पर आपने, हम कैसे करते हैं जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं? कुछ चीज़ें हम किसी और पेपर से उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई एक पेपर था जो, अब समझ लो कि श्याम कौशल ने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर समझ लो श्याम रॉय, इन्होंने ये पेपर लिखा है, इनका पेपर से इनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। अब मैं जो पेपर लिख रहा हूँ ये मेरा पेपर है, ठीक है, मैं इनके पेपर से कुछ लाइन मैंने उठाया मेरे पेपर पर, और मैं एज इट इज उस लाइन को यहाँ पर लिखा। लेकिन जब भी मैं लिखूंगा, जब भी मैं उस लाइन को लिखूंगा ना, तो मुझे उनको क्रेडिट देना होता है मेरे पेपर में। जब भी हम लिखते हैं तो वहां पर ट्रूली हमें उनका रेफरेंस मेजर करना पड़ता है, हमें उसका रेफरेंस यहाँ पर मेजर करना पड़ता है कि ये लाइन जो है ये इन्होंने कहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस का ये जो हेंसेस सेली के द्वारा स्ट्रेस ऐसे कहा जाता है, WHO के द्वारा हेल्थ ऐसे कहा जाता है, इसको हेल्थ कहा जाता है, स्ट्रेस हेंसेस सेली के द्वारा ऐसे कहा गया है। तो किसी के द्वारा कही गई हुई बात जब हम एज इट इज हमारे रिसर्च पेपर में डालते हैं तो उसके लिए हमें रेफरेंस देना पड़ता है, उनका नाम, ठीक है, उनके पेपर का रेफरेंस हमें वहां पर डालना पड़ता है। अगर नहीं डाला तो वो प्लेगियरिज्म में काउंट हो जाता है। अगर हमने नहीं डाला तो वो प्लेगियरिज्म का अंडर काउंट हो जाता है, यानी चोरी, साहित्यिक चोरी, जिसको कहता है साहित्यिक चोरी, यानी मैंने चुराया है उनसे। ये मेरा फाउंडिंग नहीं है, मैंने ढूंढ के नहीं निकाला, किसी और ने ढूंढ के निकाला था, मैंने उनसे बोरो किया है, मैंने उनसे लिया है, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया। मतलब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें जो है ये मैंने ढूंढा है, जबकि मेरा ये काम है ही नहीं। तो इसीलिए जब आप क्रेडिट दे देते हो तब वो प्लेगियरिज्म के अंडर आता नहीं है। जब आप क्रेडिट नहीं दोगे तो वो प्लेगियरिज्म हो जाता है, यानी साहित्यिक चोरी हो जाती है। ठीक है, तो आपको कहना है प्लेगियरिज्म का कई सारे लेवल है। ठीक है, आपको यहाँ पर लेवल 3 का मान क्या है वो पूछा, कितने % अलाउड है, आपको वो बताना है। देखो, लेवल 0 में 10% तक अलाउड होते हैं, यानी इसमें माइनर सिमिलैरिटीज देखी जाती है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 में 10 to लेकर 14% तक, 10 to 40% तक, 10 to 40% अलाउड होती है लेवल 1 में। लेवल 2 में 40 to 60% अलाउड है। लेवल 3 के अंदर आता है कि 60% अबव, 60% अबव, यानी 60% से भी ज्यादा अगर आपने किसी से कॉपी किया है तो वो लेवल 3 प्लेगियरिज्म में आता है। जबकि आपको सिर्फ लेवल 0 अलाउड होती है आपके पेपर में। अगर 10% से ज्यादा आपने कॉपी किया तो आपका पेपर पब्लिश नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, वो लेवल आपको बता दिया जाएगा कि आपके लेवल 1 प्लेगियरिज्म है, लेवल 2 है, लेवल 3। अब इसको कम करिए, इस प्लेगियरिज्म को कम करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो उस पेपर को लेकर, वरना इस पेपर को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो लेवल 1 के लिए क्या है, 10 से लेकर 40% तक। लेवल 2 में क्या होती है, 40 से लेकर 60% तक। और लेवल 3 में आते हैं अबव 60%, लेवल 3 में आती है अबव 60%, यानी 60 से ऊपर। अब आप देखो आपकी इस ऑप्शन में 60 से ऊपर कहाँ कहाँ है, क्योंकि आपको लेवल 3 पूछा है। देखो, ये नहीं होगा, ये 45 है, ये भी नहीं होगा, 54 है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा डी एन ई, यानी आपका ऑप्शन जो है वो 3 नंबर आपका सही आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, यही तक क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन पेपर 1 में जो है वो आया था। देखो कितने क्वेश्चन आए थे टोटल, हम एक बार गिन लेते हैं कि रिसर्च से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आया था एक ही पेपर में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, और ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। टोटल ये 5th क्वेश्चन। टोटल
5 क्वेश्चन आया था एक ही बार में, एक ही पेपर में। देखो 5 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से आया था। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 नंबर। अगर आपने ये पांचों क्वेश्चन सही करके आया है तो 10 नंबर आपके पास है। 10 नंबर जो है आपके पास है, कोई नहीं छीन सकता आपसे ये 10 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसी के तहत इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।